ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने स्टैंडर्ड सोल्यूशन पढ़ लिया था। अब हम लोग उसके आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए व्हाट डू यू मीन बाय 35% वेट बाय वेट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 35 ग्राम ग्लूकोज किसमें प्रेजेंट है? तो कहेंगे सर 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, आई नो ये हो गया है। वॉल्यूमेट्रिक परसेंट हो गया है। चलो हेडिंग डालिए। चलो हेडिंग डालिए मोलैरिटी। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और हमें आपको इसको ढंग से पढ़ने की जरूरत है। हेडिंग डालिए परसेंट सॉरी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। जनरली जब कुछ ना दिया गया तो वॉल्यूम कितना मानेंगे? 1 लीटर। अगर दिया है तो वही वॉल्यूम को मेंशन करेंगे। तो लिखो मोलैरिटी और इसको कैसे नोट करते हैं? कैपिटल एम से। और इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। फार्मूला क्या हो गया? तो मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन। ठीक है, नोट करिए जल्दी। बेटा आप फैन बंद कर दो। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। चलिए आगे बढ़ जाए। किसी का याद तो नहीं किया? चलिए एन अपॉन वी ब्रैकेट में लीटर। चलिए मोलैरिटी के और फॉर्मूले क्या हैं? बहुत आसान है, मैं दिखाता हूँ। देखिए, किसी का रह तो नहीं गया था? अगर छूट जाए तो बता दीजिएगा। हाँ, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है क्या बेटा? हमारा नहीं रह गया। किसका रह गया? सोनू शर्मा का नाम है। सोनू आपका रह गया? मतलब देखो कितने बड़े बड़े लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सोनू, विकास, हाँ विकास गिरी नहीं, विकास एक बहुत 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 बड़ा नाम है, जानते हैं? और एक आपका नाम से हो गया। चलो तो देखो, किया कुछ नहीं है। क्या किया? कुछ नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल क्या होता है? तो कहेंगे सर वेट। अच्छा, ये वेट कैसा होता है? तो कहेंगे ग्राम वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और अब अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अगर हम लोग मान लो ml में ले लें, क्या ले लें? ml। मतलब मान लो कोई चीज 1 लीटर है तो वो कितना है? 1000 ml। तो अगर हमने उस वॉल्यूम को क्या ले लिया? ml में, तो ये क्या हो जाएगा? v अपॉन वॉल्यूम। अगर हम लोग मान लो ml में ले तो किसने डिवाइड करेंगे? 1000 से। अच्छा, ये दोनों चीज क्या होगी? साथ में जाएगी और ये दोनों यहाँ। ठीक है, तो क्या हो गया? ग्राम वेट इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा? तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। यही तो किया है मैंने, या और कुछ कर दिया? तो ये है सिंपल, याद करने की भी जरूरत नहीं है, खाली आप फॉर्मूला लिख लीजिए। तो वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अब एक बात लिखी हुई है कि अगर हमको मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया वेट निकालना, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर दीजिए। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, बस रीअरेंज किया है। क्या किया है? रीअरेंज किया है।
तो वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अपन वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000। नोट करिए। बात समझ में आ गई? ओके, डन डन। ठीक है, चलिए अब कुछ और फॉर्मूलाज लिख लीजिए फॉर डाइल्यूशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? डाइल्यूशन प्रोसेस। सो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, तो m1 v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2 v2 अपॉन n2। अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए सोल्यूशन क्या है, मिक्स्ड है। फॉर मिक्स्ड सोल्यूशन मोलैरिटी, कैसा? मिक्स्ड सोल्यूशन मोलैरिटी, तो m1 v1 अपॉन प्लस m2 v2 क्या अपॉन प्लस m3 v3 कुछ भी हो सकता है अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। ये फॉर्मूला बनेगा, नोट कर लीजिए। अगर रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है, अगर मान लीजिए कि सोल्यूशन मिक्स्ड सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? ऐसे। डन। ऐसा थोड़ा है कि हर रोज हम आपको स्पून फीडिंग करेंगे कि नहीं, ये करिए ये करिए। जो चैप्टर खत्म है, जिसके यहाँ पे Q&A हो गए, उसको एटलीस्ट आप घर पे खत्म करके आइए। यहाँ पर कुछ खास बात है मोलैरिटी के लिए। मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये मत लिखो, कोई बात नहीं। एक बात लिखिए, अगर टेम्परेचर बदलेगा तो मोलैरिटी बदलेगी। जैसे जैसे, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। पहले कोई भी चीज सोचो, इस दिमाग से सोचो, कोई भी चीज लिक्विड है, ठीक है, सोचो ना, वो कुकर को सोचो, और कुकर में पानी भरा हुआ है, दाल बना रहे हो ना, नहीं गर्म कर रहे हो तो कुकर में सीटी आ रही है? या कुकर का, या दूध, एक नॉर्मल दूध को भी तुम, या पानी को भी तुम नॉर्मल एक पतीले में रखे हो और उसको गर्म नहीं कर रहे हो तो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? लेकिन जैसे ही तुम उसको गर्म करते हो, उसके ऊपर की लिड उठने लगती है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसे लिख लेना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और टेम्परेचर, वही टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाएं। सिर्फ दो चीज पर लिखनी है, एक ये लिखनी है, एक ये लिखनी है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार ये पूछा गया कि कौन सी ऐसी यूनिट है जो टेम्परेचर के साथ बदलती है। आगे बढ़ जाओ, अभी बहुत पढ़ना है, मोलैरिटी पढ़ना है, नॉर्मैलिटी पढ़ना है। लिखा हुआ है टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होगी? घटेगी। ये भी लिखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो मोलैरिटी क्या होगी? मोलैरिटी क्या होगी? घटेगी। नोट करो, ठीक है? इसी तरीके से अगर टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो मोलैरिटी बढ़ेगी, बिकॉज मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। नोट कर लो। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो मोलैरिटी घटेगी। अब देखिए एक सवाल है, देखो आंसर देख लिया। 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन लिखो खाली, 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यही तो बात हुई। अच्छा, कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर 1 मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना हो जाएगा, तो सोडियम का एक, अगर इस वैल्यू को 1 ले आना है तो नीचे लिखी हुई वैल्यू और ऊपर लिखी हुई वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40। अगर ये आंसर 1 आना है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, 40। का मतलब तुमने कितना ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने कितना मिलाया, पानी में, और हमको हमने क्या बनाया, 1 लीटर सोल्यूशन। इसी को कहा 1 मोलर सॉल्यूशन। नोट करिए, मेरी बात को समझो, बहुत सिंपल सी बात है। 1 मोल, अच्छा 1 मोलर आया है तो क्या फॉर्मूला है, नंबर मोल पर लीटर। वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर। तो कुछ ना दिया गया तो कितना वॉल्यूम मारोगे, 1 लीटर। और ये पूरी वैल्यू अगर 1 आई है, इसका मतलब यहाँ पर जो मोल लिया है वो भी तो 1 होगा, उनको डिवाइड किया तो 1 आंसर आया ना। अब ये 1 मोल, अगर 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सर इधर देखिएगा, मॉलिक्यूलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, ठीक है। चलो, तो अगर इस वैल्यू को मुझे 1 ले आना है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद 1 आंसर आना चाहिए, तो ऊपर वाली भी चीज 40 ही होनी चाहिए ना, हाँ या ना। तो अगर ऊपर वाली भी चीज 40 ही होनी है, इसका मतलब क्या है, ये कितना ग्राम, तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना ग्राम लिया, हो गया। चलिए आगे बढ़े। बहुत शानदार टॉपिक, बहुत शानदार, मतलब मजा आ जाएगा। द टॉपिक इज इक्विवेलेंट वेट। क्या है, इक्विवेलेंट वेट। तो लिखा हुआ है, हेडिंग डालिए इक्विवेलेंट वेट। अब कई सारी बातें हैं इसमें जो आपके काम की है। सबसे पहली बात है, इक्विवेलेंट वेट को हमको अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया, किसमें एक्सप्रेस किया, अगर आपने इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया तो ये बन गया ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्या बन गया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, या इसी को हम कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, या इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, तो क्या बात लिखी हुई है, ऐसे लिखो, ऐसे इक्विवेलेंट वेट, हर बार ये लिखना, ठीक है। इतना तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि बार बार इक्विवेलेंट वेट लिखोगे, एक बार इक्विवेलेंट वेट लिखो। ये भी नहीं दिख रहा होगा कृष्णकांत, मैं तुमको अभी दिखाता हूँ। हाँ देखो कृष्णकांत, देखते रहना, दिस इज इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इसको हमने डिनोट किया है इस तरीके से, ठीक है। हिंदी में बेटा एज सच तो मुझे अभी याद नहीं है, बट मैं बताता हूँ फिर तुम्हें, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट लिखिए, क्या लिखा हमने, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो लिखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट वेट, या हम इसी को कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट, ठीक है। समकक्ष वजन या समान वजन, समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट वेट का निकालने का तरीका, हेडिंग डालिए ऐसे, ऐसे इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पर लिखो हाइड्रोजन, ऐसे लिखना, क्योंकि इतना ज़्यादा तो तुम लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट निकालना, किसका निकालना, हेडिंग डालो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, और सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालो किसका, हाइड्रोजन का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1। अच्छा 1.008 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको एवरेजली 1 नहीं मान लूंगा क्या, बहुत छोटी वैल्यू है 1.008, तो 1 ही मान लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला लिखिए, खाली फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला कई बार आपको आता नहीं है और आप हरदम कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, ये टॉपिक वाकई में थोड़ा सा ज़्यादा है, कई तरीके हैं इक्विवेलेंट वेट निकालने की, कई कंडीशंस हैं, तो इस पर ज़रा जल्दी से आप लिखिए इसको, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो एक बात लिखी हुई है,
weight of substance that combine with 1 ग्राम हाइड्रोजन, और या इसी को दूसरे शब्द में कहते हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन। हमें दिखाते हैं ये सारी चीजें, तीन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इसमें। ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट निकालने का, किसका? ऑक्सीजन। किसका निकालने का? ऑक्सीजन का। तो लिखिए वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। ये अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने वॉल्यूम ले लिया किसमें? ml में, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 11200। खाली ये फॉर्मूला लिखते जाइए। बात आती है कि मान लीजिए आपको निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? वेट ऑफ सब्सटेंस, उसको हम किस में लेंगे? ग्राम में, और इसको डिवाइड करेंगे उसके इक्विवेलेंट वेट से। यहाँ लिखिए ग्राम, किससे डिवाइड करेंगे बेटा? उसके इक्विवेलेंट वेट से। नोट करिए। अब देखिए एक बात लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है हमको किसका? एसिड का। किसका निकालना है? एसिड का। तो फॉर्मूला क्या है? एसिड हो, बेस हो, अगर बेस होगा तो उसकी एसिडिटी से डिवाइड करेंगे, और एसिड होगा तो उसकी बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? फॉर्मूला वेट या मॉलिक्यूलर वेट को हमने किससे डिवाइड कर दिया? बेसिसिटी से। तो क्या लिखा हम लोगों ने? मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड किससे कर दिया? बेसिसिटी। आसान हो गया ना? अगर मान लो सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, या फॉस्फोरिक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 1, इसकी बेसिसिटी 2, और इसकी बेसिसिटी हो गया। नोट करिए। बचपन में इसके पहले आपने एसिडिटी बेसिसिटी सुना होगा ना? चलिए, ठीक है, नोट करिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन किसी भी एसिड का क्या कहलाता है? उसकी बेसिसिटी। ये देखो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अगर मान लो लिखा होता H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, तो क्या होता? P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H। इसकी बेसिसिटी क्या होती? तो कहेंगे सर इसकी बेसिसिटी ये 2 होती। क्या होती? 2। इसकी बेसिसिटी क्या है? 3। POH बॉन्ड टूटता है, OH बॉन्ड टूटता है, PH बॉन्ड नहीं टूटता। ठीक है, नोट कर लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है? तो पता ही है 2H प्लस और SO4 2 माइनस। चलिए, क्या ये वाला एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया अभी? अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है फॉस्फोरस एसिड का? क्या? 98 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और क्या है यहाँ पर? C2O4H लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब COH और COOH, 1 और 2। तो इसकी N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और जो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 90। ठीक है, एक दो एग्जांपल लिख लो, एक दो एग्जांपल पीछे लिखा ही होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिख लो, ये दोनों लिख लो, M/2 लिख लो, M/1 लिख लो, राइट। ठीक है, तो आप खाली ये लिख लीजिए, ये मत लिखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ 3, जबकि उसके बाद भी ये वैल्यू सेम लिख दी है। तो आप ये लिखिए खाली यहाँ तक, यहाँ पर इसको आगे बढ़िए। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो बेस में क्या हो जाएगा? एसिडिटी, ठीक है। तो निकालिए, तो एसिडिटी क्या होता है? तो किसी भी बेस में जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वही क्या कहलाते हैं? उसकी एसिडिटी, ठीक है। तो लिखिए इक्विवेलेंट वेट, फॉर्मूला वेट ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। चलिए, अब इसके आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं।
ठीक है। तो देखो ये लिखो एक्सपेरिमेंट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा m/2 तो 171.33 अपॉन 2 सॉल्व करने का आंसर कितना आ जाएगा। तो देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH माइनस OH माइनस तो ये प्लस और ये प्लस आयनिक बॉन्ड है ना मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है बेरियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसी तरीके से आप FeOH का होल तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Fe प्लस 3OH माइनस। यहाँ पर एक बात लिखी है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट क्या लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। एक सेकंड ठीक है। तो यहाँ पर एक बात लिखा है देखो सॉल्ट के केस में बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है K2Cr2O7 तो K2Cr2O7 को जब तुम देखते हो तो ब्रेक करते हो तो ये बनेगा 2K प्लस Cr2O7 2 या तो तुम टोटल कैटायन देख लो या तो तुम टोटल एनायन देख लो चाहे टोटल कैटायन चाहे टोटल एनायन वही क्या हो जाएगा नीचे तो लिखा है टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन ऑफ द सॉल्ट ये लिखना ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा जी अब एक बात लिखा है चेंज इन ऑक्सीडेशन बहुत अच्छा टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है क्या लिखा हुआ है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पर देखो क्या है कि मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है फॉर 1 क्रोमियम तो कितना 3 और 2 क्रोमियम के लिए कितना 6। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा एक शब्द होना चाहिए टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या क्या समझ में आया हमें आपको टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो हर चीज नहीं लिखवा सकता सिखा रहा हूँ लिखा जाए। तो जैसे मान लो तुम्हारा है K2Cr2O7 तो एक क्रोमियम पे +3 दो क्रोमियम के ऊपर कितना है +6 और इसको तुमने मान लो लिखा है एसिडिक मीडियम में तो यहाँ बना Cr+3 कितना आया Cr और पहले कितने का था +6 बाद में कितना ये जो टोटल चेंज है। अच्छा ये तो ये वाला तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वाला है ये दूसरा क्वेश्चन है पहले ये देख लो। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि एक तो तुमको ये तरीका सिखा दिया एक तो तरीका ये सिखा दिया जो भी कैटायन के ऊपर टोटल चार्ज है या जो भी एनायन के ऊपर टोटल चार्ज है। दूसरा तरीका बताया बहुत अच्छा है कि टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की या कैटायन की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनायन। आप लोग कंफ्यूज मत होइए ये एक ही बात है आप सिर्फ ये याद करिए ये वाला तरीका ठीक है। अब बात आ रही है एजेंट्स की। जैसे मान लीजिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट है क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या फॉर्मूला होगा अब बात आया क्वेश्चन आया कि यू हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला या इक्विवेलेंट वेट फॉर रिडक्टेंट। रिडक्टेंट क्या है ये वो स्पीशीज है जो दूसरे को क्या रिड्यूस कर रही है क्या कर रही है तो वो क्या हो गई रिडक्टेंट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है मोहर सॉल्ट कौन सा सॉल्ट मोहर सॉल्ट दैट इज फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट .6H2O। अब बात आती है इसके फार्मूला वेट की तो इसका फार्मूला वेट कितना होता है 392 और इसका जो इक्विवेलेंट वेट है मोहर सॉल्ट का वो कितना होता है 392। एग्जांपल क्या है देखो क्या होता है मोहर सॉल्ट ये है मोहर सॉल्ट और यहाँ पर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसमें है हम बात को समझिएगा हो क्या रहा है। ये जो मोहर सॉल्ट है ये किसको कर रहा है दूसरे को रिड्यूस कर रहा है किसको कर रहा है जैसे मान लो यहाँ पर जिंक आयन है तो ये रिएक्शन होने के बाद ये जिंक ऐसे हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया रिडक्शन क्या हो गया। और ये जो तुम्हारा मोहर सॉल्ट है ये क्या हो जाएगा Fe+3 कंडीशन में चला जाएगा जो +2 था वो किस में चला जाएगा तो +2 से +3 आने में कितने का बदलाव आया। तो यहाँ में जो इसका नीचे जो लिखते हो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय रिडक्टेंट क्या हो गया समझ में आ गया यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला के पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी कर पाएंगे। इसका एग्जांपल ऐसे ही लिख लेना। एक एग्जांपल देखो यहाँ पर
ये वाला हो गया। दूसरा क्या है Na2S2O3 और इसका ट्रीटमेंट किसके साथ किया, आयोडीन के साथ किया। जरा देखो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था और यहाँ पर -1 है, तो आयोडीन का क्या हुआ, कहेंगे रिडक्शन। क्या हुआ, न्यूनीकरण। नहीं हुआ क्या, रिडक्शन नहीं हुआ क्या, 0 से -1 एक इलेक्ट्रॉन लिया है ना। तो यार एक बार बताओ, यहाँ पर जो तुम्हारा सल्फर है 3 2 6, 2 निकल गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, एक सल्फर 1 +4 कितना आ गया टोटल +4। और यहाँ पर देखो 3 2 6, 2 निकाल दो, कितना निकाल दो, 2। तो और यहाँ पे 4 सल्फर है, कितने सल्फर है, तो एक पर कितना आया +1 है ना। यस और नो, दिखाओ क्या करके। जैसे ये देखो 2Na2S2O3 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना ये हो गया Na4S4O3 ये लिखा है। तो ये एक ऑक्सीजन पे -2 तो 3 ऑक्सीजन पे -6, ये हो गया +4। तो एक चारों सल्फर पर टोटल कितना आएगा +2। कोई दिक्कत, +2 ही तो बता, +2 +4 -6 हुआ, +6 हुआ, +6 -6 = 0 हुआ, आया ना। अगर यही चीज ऐसा हो जाए Na2S4O3, तो ये वाला जो है ये क्या +4 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, हुआ कि नहीं। अच्छा बताओ +2 से +4 हुआ कि नहीं, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, समझ में आ गया। मत करिए इतना मत। अगर रिएक्शन कैसी है, डिस्प्रपोर्शनेशन, मतलब रिडॉक्स का तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। रिडॉक्स में लास्ट में इक्विवेलेंट वेट, तो देखो रिएक्शन अगर डिस्प्रपोर्शनेशन हो तो देखो यहाँ पर रिएक्शन को 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में, एक हाफ होता है ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा हाफ होता है रिडक्शन हाफ। अब ऑक्सीडेशन हाफ में ये फास्फोरस के ऊपर कितना चार्ज है, तो कहेंगे 0, और यहाँ पर कितने आया 4, कितना आएगा 4। देख लेना जब तुम सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। तो यहाँ पर जो वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, n की वैल्यू कितने का चेंज आया, 4 का ना, तो n की वैल्यू क्या आएगी 4। इसी तरीके से यहाँ पर 0 और यहाँ पर एक फास्फोरस पे कितना, तो कहेंगे सर एक फास्फोरस के ऊपर +3, फास्फोरस नॉन मेटल है -3, फास्फोरस भी नॉन मेटल हाइड्रोजन, लेकिन फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये वो बात हो गई कि एक चोर है और उससे बड़ा चोर है कोई, ठीक है। जैसे हफ्ता वसूली, तो आम आदमी से किसी ने पैसे लिए, एक चोर ने वसूली लिए, तो हम लोग किसी आसपास के गुंडे को गुंडा टैक्स देते हैं, उस गुंडे को पैसा देना होता है बड़े मालिक को, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन मनी, ताकि वो गुंडा जिंदा रहे, बचा रहे, पुलिस वाले उसको परेशान ना करें, प्रोटेक्शन। बात समझ में आई। हाँ तो क्या सोचते हो कि हम दे रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं क्या, वो भी देते हैं। हाँ ये पूरी चेन है। तो एक पे -3 तो 4 है, तो कितना हो गया 4×3 12। टोटल चेंज हमेशा क्या लिया जाता है, टोटल चेंज। तो अगर भैया 12 हो गया तो 0 से 12 कितने का डिफरेंस 12, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 12, यहाँ पर m/4। अब बात आती है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो ये होगा m/4 + m/12, दोनों का आपको अलग इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा और उनको जोड़ना होगा। ये इंटरेस्टिंग सी चीज है, ठीक है। समझ आ गया क्या सर। अब देखो नॉर्मलिटी, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। नॉर्मलिटी को लिखते हैं n से, और लिखो n × मोलैरिटी। यहाँ पर n क्या है, ये वही इक्विवेलेंट वेट में जो नीचे वैलेंसी फैक्टर था, ये वही वैलेंसी फैक्टर है। ये इसीलिए मैंने उतनी मेहनत करी आपको इक्विवेलेंट वेट सिखाने में। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। अगर फास्फोरस एसिड मोलैरिटी निकालने को, मतलब रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर आ जाए, या इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाए,
या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने को आ जाए या ऑस्मोटिक पोटेंशियल निकालने को आ जाए, तब आपको यही नॉर्मल फॉर्मूला में तो अपॉन m लिखोगे ना, तो वो कहाँ से लाओगे? तो यही सब सिखाने के लिए ये बेसिक्स आने बहुत ज़रूरी है। तो खाली ये फॉर्मूला लिख लीजिए। और बस लिखा हुआ है 1 डेसी नॉर्मल का मतलब क्या है, n/10 का मतलब क्या है, 0.1 नॉर्मल है। तो क्या लिखा है, 1 ए नॉर्मल सोल्यूशन कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। अब फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मेलिटी का, तो वेट ऑफ सोल्यूट आ जाए। ऐसे ये देखो, ये क्या ये बात जो तुमको दिख रही है, क्या ये तुमको मोलैरिटी नहीं दिख रही है क्या? और यहाँ पर बस उन्होंने ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिखा है, ना कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट नहीं लिखा है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या इनडायरेक्टली तुमसे क्या कह रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n, और यही n फॉर्मूले में ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा देखो ना, तो ये n अगर ऊपर आ जाएगा तो n यहाँ हो गया मल्टीप्लाई वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और इनटू 1000 जरा मुझे बताओ क्या ये और यहाँ पर अपॉन इनटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इन ml, क्या ये मोलैरिटी नहीं है क्या? मजाक चल रहा है क्या? क्या मैंने ये सिखा नहीं दिया क्या? ठीक है, बस प्रॉब्लम बस इतनी सी कि दोनों n में कंफ्यूजन होती है, एक बार मोल समझ में आता है, एक बार वैलेंसी फैक्टर। तो यही आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या विकास होगा? विकास यार 4-10 साल से जुमले चल रहे हो, विकास करा देंगे, विकास करा देंगे, विकास हो नहीं रहा। एम्स दरभंगा, चलो तो विकास इस बार एम्स दरभंगा में एडमिशन लोगे, जानते हो कि नहीं? बिहान बना है, हाँ वो मतलब दिखता नहीं है, सड़क से देखोगे तो दिखेगा नहीं, वो अंडरग्राउंड बना है। चले आगे बढ़े हैं। अब लिखिए मोलैलिटी, क्या लिखिए? मोललता, मोलैलिटी। तो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना यहाँ सोल्यूशन नहीं लिखा है, यहाँ सोल्यूशन नहीं लिखा है। हाँ, विकास के चक्कर में भूल मत जाना, फॉर्मूला गलत हो जाएगा। कुछ पूछना है बेटा? मैंने वो उसको लिख दिया बेटा साइड में, वो वाइट लाइन वाला नहीं दिख रहा है जो, मैंने उसको साइड में लिख दिया मोलैलिटी। देखिए ये फॉर्मूला लिखिए। यहाँ पर एक बात लिखी है कि मोलैलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट टेम्परेचर पे और मास पर, ये बहुत अच्छी यूनिट है। तो डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, ठीक है, नोट करिए, डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। डन। तो हमने मोलैलिटी भी पढ़ लिया, हमने नॉर्मेलिटी पढ़ लिया, ऑलमोस्ट सारी ही यूनिट पढ़ ली है, ठीक है। अब बहुत बचा है, एक सॉल्युबिलिटी, एक फॉर्मेलिटी पढ़ लेंगे। और कल हम लोग, अब जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट सेशन में, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की, दैट इज वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। 4 प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी, कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ लें। इस चैप्टर में सिर्फ 4 प्रॉपर्टी पढ़नी है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी, बाकी चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।